हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू दक्ष नॉलेज हब। ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पार्ट 1 में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है और डिस्कस किया है। यहाँ पर हम डायमेंशंस और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डायमेंशंस हैं उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, दूसरा है जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो है इसका बिजनेस के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है और इसके अंतर्गत आते हैं कस्टमर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड यूनियन आदि। देन जनरल एनवायरनमेंट दे हैव इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। मतलब ये वह बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत आता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रभावित करते हैं। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत 5 कंपोनेंट्स हैं: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज फोर्सेस विच रेगुलेट रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोशल सेटअप। मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत वो सब शक्ति हैं जो कि रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको प्रभावित करते हैं, और इनकम और वेल्थ का जनरेशन या सृष्टि और उसका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। सो इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिंग ए न्यू अपॉर्चुनिटी एंड मे ऑल्सो ब्रिंग कॉन्स्टेंट। मतलब गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी वजह से कुछ बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं तो दूसरे बिजनेस के लिए बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जैसे कि जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने के लिए इनकम बढ़ा, उसकी वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा। जब टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया, इसकी वजह से डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फंड्स पॉसिबल हो पाया, सेविंग्स बढ़ गया। सम कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कुछ रूल या महत्व होता है, उसका प्रभाव होता है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। ये सब ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट हम बिजनेस एनवायरनमेंट से में पा सकते हैं। रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे बिजनेस हमारे एक कंट्री में लोग कितना परसेंट सेविंग्स कर रहे हैं, उसका कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हम विदेश से कितना सामान मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और कितना विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका डिफरेंस को बैलेंस इन ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस इन पेमेंट का मतलब है कि जब हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है कुछ अमाउंट, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें विदेशों से कुछ पैसा मिलने वाला होता है। तो जो मॉनेटरी डिफरेंस है, जितना हमें रिसीव करना है और जितना पेमेंट करना है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। उसके साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब हमारे देश में वैदेशिक मुद्रा के भंडार में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स मतलब देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस दिशा में जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देन आता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब कंट्री में कितना इकोनॉमी
मतलब हमारा अर्थनीति में कितना मनी सप्लाई कितना है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देश में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसा है, उसका प्रभाव भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर पड़ता है, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट consists of all the social and cultural forces within which a firm operates. It represents the customs and tradition, values, norms and ethics, culture, beliefs, social trends of a society in which a business operates. तो सोशल एनवायरनमेंट में किसी देश का सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो जिसके अंतर्गत एक बिजनेस काम करता है, उसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि किसी देश का कस्टम्स और ट्रेडिशन, रीति नीति, ये सब आता है। वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एथिक्स, मतलब किसी भी समाज में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किसको सही या गलत समझा जाता है, लोगों का जो बिलीफ, विश्वास है, ये सब सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। तो अब हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़, मतलब समाज में जो परिवार है उस किस तरह का है, मतलब जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, उसका फैमिली की क्या वैल्यूज़ हैं, फैमिली के लोग किस चीज़ को सही या गलत समझते हैं, उसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का जीवन स्तर किस तरह का है, उसका बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। बर्थ एंड डेथ रेट, समाज में जन्म हार, मतलब 1000 में कितने व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, कितने व्यक्ति मर रहे हैं, उसका इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, समाज में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ता है। कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपुल, लोग किस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं या व्यवहार करते हैं, उसका इफेक्ट बिजनेस पर आता है। सोशल एटीट्यूड, कस्टम्स, रिचुअल एक्सेट्रा, मतलब समाज में किन चीज़ों के प्रति किस तरह का विचारधारा है और समाज में किस तरह के नीति नियम हैं, उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ता है। सोशल कंसर्न रिगार्डिंग पोल्यूशन, स्टेटस ऑफ वुमेन, करप्शन, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, समाज में स्त्री का स्थान, देश में करप्शन इत्यादि के बारे में समाज की क्या राय है या विचारधारा है, उसका बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। एटीट्यूड ऑफ कस्टम टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, कस्टमर नई नई चीज़ों के प्रति उनका विचारधारा क्या है, लाइफस्टाइल के प्रति कितनी क्या विचारधारा है, ये सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में धन और संपत्ति का वितरण कैसा हुआ है, उसका बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। दैन डेमोग्राफिक फैक्टर्स में जनसंख्या संबंधित जो कारक हैं वो भी सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिलेट्स टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन which provides new and better ways of producing goods and services and new method and technique of operating business। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट के बारे में देखते हैं, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई है, क्या क्या नए तरीके बनाए गए हैं, नए नए गुड्स प्रोड्यूस सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या नया टेक्निक उपयोग किया जा रहा है, वो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अच्छा, एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फर्स्टली डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, समाज में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हुए, बिजनेस भी बहुत मात्रा में प्रभावित हुआ। फिलहाल हर एक जगह पर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, आज कंप्यूटर्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, आकार में छोटे हो गए हैं और कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन के क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर, किसी भी हमारे अर्थनीति के क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर्स में नए नए टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हो रहा है, विदेशों से नई टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं जो कि भारत में उपयोग हो रहे हैं। दैन साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, अलग अलग तरह के साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स। इट इंक्लूड्स द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द कंट्री, देयर आइडियोलॉजी, सिस्टम फॉलोड फॉर गवर्नेंस, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा। Political environment directly influence the working of business. A businessman has to scan the impact of prevailing political environment in the country and take suitable decision. Political environment के अंतर्गत गवर्नमेंट अफेयर्स मतलब सरकारी कार्यकलापों से रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, मतलब देश में कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी विचारधारा या आइडियोलॉजीज़ क्या हैं,
शासन के लिए किस तरह की व्यवस्था उपयोग में लाई जाती है, वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में आता है। और समाज के अलग अलग सेक्शन या समाज के अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए गवर्नमेंट की जो विचारधारा है वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी बिजनेस बहुत मात्रा में प्रभावित होता है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम मतलब देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब देश में किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की व्यवस्था है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है, मतलब एक देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस तरह का संबंध है। पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा क्या है। उस देश में गवर्नमेंट कितना स्टेबल रहता है उसके ऊपर भी बिजनेस निर्भर करता है। डिग्री ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इकोनॉमिक सिस्टम और बिजनेस कितनी मात्रा में पॉलिटिक्स के द्वारा प्रभावित है। और बिजनेस की एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप कितना है उसका भी बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की वैदेशिक नीति क्या है, दूसरे देशों से बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो किस तरह के हैं। ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। लीगल फ्रेमवर्क रिफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन विद इन व्हिच ए बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ऑपरेट, so it may create restraint and also brings opportunities for the business। तो पॉलिटिकल सिस्टम कहने का मतलब है किन परिस्थितियों में बिजनेस काम करता है, मतलब जो देश के नियम कानून है जिसका प्रभाव बिजनेस पर आता है वो जनरली क्या होता है, बिजनेस पर बाधाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ सुविधाएं भी या अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं। अब हम देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में नागरिकों के जो विशेष अधिकार हैं या कर्तव्य हैं वो लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, जो सब लॉ हैं या फिर लेजिस्लेटिव एक्ट पास किए गए हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देन वेरियस लॉज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग, लाइसेंस से संबंधित जो रूल रेगुलेशन है। देन इंडस्ट्रियल लॉ रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल लॉज भी हैं जो कि ट्रेड प्रैक्टिसेस को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन वेरियस टैक्सेशन लॉ रिलेटिंग टू वैट, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, टैक्स संबंधित जो रूल रेगुलेशन है जैसे कि वैट हुआ, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, उसको ये भी लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड, विदेशों के साथ व्यापार से संबंधित जो लॉज हैं वो फॉरेन ट्रेड लॉज कहलाते हैं। दैन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। द पॉलिसी गिव ए न्यू डायरेक्शन टू द इकोनॉमी। 1991 जुलाई में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू किया गया जिसके वजह से हमारी अर्थनीति को एक नई दिशा मिली। कुछ न्यू इनिशिएटिव लिए गए, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी सुविधाएं दी गई। तो ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थे उसके कुछ फीचर्स थी। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंसिंग को हटा दिया। केवल 3 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, बाकी को सब ओपन कर दिया गया जहाँ पर कि बिजनेस करने के लिए किसी तरह की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पहले क्या होता था बहुत सारी बिजनेस केवल गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता था। फिलहाल 3 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर में रखा गया, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया है, मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन उस तरह के बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दिया गया जिसमें कि कोई विदेश व्यक्ति भारत में इंडस्ट्रीज़ में 50 से 200% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को हटा दिया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया। इंपोर्ट करने का प्रोसीजर को सरल कर दिया गया ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। दैन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर कोई बिजनेस अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहता है या विदेश से नए टेक्नोलॉजी लाना चाहता है उसके लिए इजीली परमिशन देने की व्यवस्था की गई ताकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सके। दैन सेटिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए, मतलब विदेशी पूंजी जैसे भारत में लग सके उसको बढ़ावा देने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड शुरू किया गया। इंसेंटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, जो स्मॉल स्केल सेक्टर की बिजनेस है उनको सुविधा, उनकी बढ़ोतरी के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई।
अब आता है मेजर चेंजेस इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? बेसिकली 3 चेंजेस हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में LPG कहा जाता है। तो फर्स्ट आता है लिबरलाइजेशन। Liberalization refers to removal of all unnecessary control and restriction on business and industry. It is the process of freeing the economy from license system and other regulation. तो लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट का जो अनावश्यक कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया जाता है, इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया है लाइसेंसिंग सिस्टम से और अननेसेसरी रेगुलेशंस थे। तो लिबरलाइजेशन के कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। द इंडस्ट्री इज़ गिवन द फ्रीडम टू प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हर एक इंडस्ट्री को अलाउ किया गया कि वो अपने हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस में जो रेस्ट्रिक्शन था, मतलब बिजनेस को बढ़ाने में जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं पर भी ले जाकर खरीदा बेचा जा सकता है। रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मतलब सरकार की जो अनावश्यक नियंत्रण था इकोनॉमी या अर्थनीति पर उसको हटा दिया गया है। मेकिंग यूज़ ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस, मतलब जो पृथ्वी के जो दूसरे कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम अपने देश की प्रोग्रेस के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ कंट्री हैज़ बीन सिंप्लीफाइड एंड लिबरलाइज्ड। तो हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी था हमारे देश का उसको सिंपल कर दिया गया है, उसमें अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया गया है। टैक्स पॉलिसी ऑफ द कंट्री हैज़ बीन लिबरलाइज्ड एंड द रेट्स ऑफ वेरियस टैक्सेस कंसिडरेबली लोअर्ड। हमारी जो टैक्स पॉलिसी है उसको सरल कर दिया गया है और टैक्स का जो रेट था उसको कम कर दिया गया है। मैनी लिबरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस विद रिगार्ड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से में बहुत सारे लिबरल रिफॉर्म्स या चेंजेस किए गए हैं जिससे कि उनको बढ़ोतरी हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके। दैन फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन इन दिस रिगार्ड, मतलब हमारे देश में लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या किया गया है। पहला तो है लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया है, केवल 2-3 इंडस्ट्रीज़ को इसमें रखा गया है। देन लिबरलाइज इम्पोर्ट रिजीम, इम्पोर्ट से रिलेटेड जो सिस्टम था उसको सरल कर दिया गया है। कस्टम्स ड्यूटी कम कर दिया गया है, रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया गया है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया है, सब्सिडी दिया जा रहा है ताकि मतलब जो एक्सपोर्टर हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है ताकि वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और उनके लिए सुविधा किया गया फाइनेंस का जिससे कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको फाइनेंस मिल सके। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया है, 3 छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेस कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। हर एक प्राइवेट बिजनेसमैन अपना प्राइस खुद फिक्स कर सकता है, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल, मतलब अगर कोई बिजनेस विदेशों से कैपिटल लाने की चाहता है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको सरल कर दिया गया है। बैंक्स और टू फिक्स लैंडिंग रेट, बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो लैंडिंग रेट फिक्स कर सकते हैं, मतलब उनका जो लोन देंगे उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो खुद फिक्स करेंगे। देन आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इज गिवन टू द एंटरप्राइजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि हम अर्थनीति या इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का जो प्रभाव है उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, मतलब इवन पब्लिक सेक्टर में भी ओनरशिप कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना। मतलब जो हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सहायता कर सके। देन फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के फीचर्स क्या है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूस, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के जो प्रभाव था इकोनॉमी उसको कम कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया है। देन डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अप टू 51% ओनरशिप भी दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, मतलब कंट्री का फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दायित्व प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हाई प्राइवेटाइजेशन वाज नीडेड, मतलब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्या थी। देयर वाज ए नीड ऑफ मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब देश में पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड्स की अभाव था।
नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्रोफेशनल मैनेजमेंट की आवश्यकता थी जो कि प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने पर हो सकता था। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फ्रीडम की आवश्यकता थी। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस रहता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिसीजन में, तो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग को डिसीजन लेने में फ्रीडम दिया गया। और बिजनेस की मतलब पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता थी। एंड देयर वाज ए नीड टू ब्रिंग पर्सनल टच इन द वर्किंग, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के काम को में पर्सनल टच लाने की आवश्यकता थी, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। देन फॉलोइंग मेथड्स वर एडॉप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या मेथड हमारे कंट्री में यूज़ किया गया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट है 3 सेक्टर को छोड़ के बाकी सब सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया गया, जिसको ये दायित्व दिया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग है उनमें से किन बिजनेस को बंद कर देना सही है और किन को फाइनेंशियली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को विड्रॉ करने के लिए उसने डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग